नमस्कार शो मुस्कान। मैं हूँ सतनाम कौर, आपकी होस्ट। और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। राज, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम ये हमेशा सरदर्द का बाम क्यों लगाते रहते हो? कौन सी पीड़ा है जो तुम छुपा रहे हो? इनफैक्ट आज का टॉपिक भी यही है कि हम सब अपनी अपनी पीड़ा कहीं छुपाते हैं, लेकिन आज हम इस पीड़ा को पेड़ा में कैसे बदलें ये देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताएंगे कि हम हर इंसान के पास पीड़ा होती है, कहीं न किसी का सरदर्द होता है, उस पीड़ा की वजह से किसी के साथ कुछ और हो जाता है। राइट। जैसे ये वाला सरदर्द तो हम नॉर्मल बाम लगा के ठीक कर लेते हैं, पर जो हमारे डीप ग्रीफ्स है, जो हमारे अंदर के दर्द है, जो रिश्तों के जो दुख है, उसे हम कौन से बाम से ठीक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये सवाल हम पूछेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट्स को, बट बिफोर वी आस्क देम क्वेश्चंस, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ है भारती नायक जी, जो कि एक लाइफ कोच है एंड शी इज एनएलपी ट्रेनर आल्सो। वेलकम। साथ में है डॉक्टर सुशीला चौधरी जी। शी इज अ पीडियाट्रिशियन एंड शी हैज अमेजिंग अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन होलिस्टिक हीलिंग। और साथ में है हमारे काकोली धर जी, जो कि एक कोरियोग्राफर है और टीचर है। हमारे साथ है रितु ठक्कर जी, जो कि एक हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर है और उसके साथ साथ राज योगा ट्रेनर भी है। वेलकम। थैंक यू। हमेशा की तरह शो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच कि हमारी वीडियो क्लिप क्या कहती है ओवरकमिंग ग्रीफ के ऊपर। हमारे मधुर पारिवारिक संबंध ही सुखी जीवन का आधार हैं, लेकिन परिस्थितियां आने पर आपसी रिश्तों में तालमेल बिठाना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। अक्सर ऐसी स्थिति में अपने ही रिलेटिव्स के विचारों पर अनचाहे मन से सहमत होना पड़ता है। इस कारण मन में भावनात्मक उथल पुथल होने लगती है, बार बार दुख की फीलिंग आती है। ऐसी स्थिति में घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना महिलाओं के लिए कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अक्सर महिलाओं को फैमिली लेवल पर या सोसाइटी लेवल पर आने वाली प्रॉब्लम्स का दोषी बताए जाने पर उन्हें बहुत निराशा और दुख की फीलिंग आती है। इस फीलिंग से बाहर निकलने में कभी कभी वो खुद को हेल्पलेस महसूस करती हैं। दुख और निराशा की फीलिंग हमारे मन को कमजोर बनाती है, जिसका हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए इस फीलिंग का समय पर उपचार कर लेना चाहिए। मेंटल एम्पावरमेंट के द्वारा इस नेगेटिव फीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ऑटो सजेशन की विधि का उपयोग करते हुए महिलाएं अपनी मेंटल वीकनेस को ठीक कर सकती हैं। महिलाओं के मेंटल एम्पावरमेंट के लिए उनकी भावनाओं को समझने के साथ साथ उन्हें फैमिली मेंबर्स द्वारा उचित मॉरल सपोर्ट दिया जाना भी बहुत जरूरी है। यदि मानसिक स्थिति ज्यादा कमजोर हो तो ऐसी महिलाओं को अच्छे काउंसलर के द्वारा इमोशनल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं पर काबू करना भी एक कला है। इसके लिए महिलाओं को डेली रूटीन में से कुछ समय क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे कि पोएट्री, राइटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक लर्निंग, पेंटिंग आदि में लगाना चाहिए। मानसिक तनाव और निराशा से बाहर निकलने के लिए राजयोगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से हमारे माइंड, इंटेलेक्ट और हैबिट्स तीनों में पॉजिटिव चेंज आता है। मेडिटेशन हमारे मेंटल वीकनेस को आसानी से दूर कर देता है, जिससे वो अपने फैमिली रिलेशन को अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकेंगी और अपने वर्क प्लेस पर भी सभी चैलेंजेस पर विजय प्राप्त करते हुए डे बाय डे सक्सेस प्राप्त कर सकेंगी। महिलाओं का मेंटल एम्पावरमेंट सुखी समाज का निर्माण करेगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम दर्द की बात करते हैं, ग्रीफ की बात करते हैं, तो रिश्ते कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते ही हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं और वहीं से हमें खुशी भी मिलती है। तो आज कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और उससे ओवरकम भी किया है। तो आज हमारे साथ है काकोली जी। तो सबसे पहले उन्हीं का एक्सपीरियंस आप सबसे साझा करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं। काकोली धर एक कुशल इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं।
आप अनुभवी इवेंट मैनेजर के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने फिल्मों, टीवी सीरियल्स और थिएटर में भी काम किया है। आप अब मेरीबारी.com के लिए भी कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। साथ ही बॉलीवुड में बच्चों की फीचर फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं और 2006 से एक प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूल में डांस टीचर के रूप में काम कर रही हैं। काकोली धर एक हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड वुमन है, जिन्होंने संगीत और नृत्य में विशेष योगदान देकर अपने कौशल से अपना मूल्य हासिल किया है। आपने हमेशा नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और उनकी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए खुद को समर्पित किया है। जो रिश्तों की बात आपने अभी मुझसे सवाल पे पूछा है, मैं उस पे आ रही हूँ। जितने देर में मैं रिश्तों को समझ पाऊँ तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। जब मैं 17 साल की थी, 17.5 कह सकते हैं आप, जब मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अच्छे से पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और पेरेंट्स से दूर भी रहती थी। मैं जितना ना मतलब बचपन के बाद पेरेंट्स को जान पाई, उससे पहले मेरी शादी कर दी गई और एक नए परिवार में जाके मैं उनको भी जानने से पहले मेरे बच्चे हो गए। 21-22 साल की उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ थी। जब आपके पास 2 बच्चे होते हैं तब आप इतने ममता में होते हैं बच्चों के साथ और उसी के चलते आप बच्चों को लेट गो नहीं कर सकते, अपने जीवन से भाग नहीं सकते। आपके अंदर टैलेंट भी होता है, आपके अंदर कुछ करने की चाह होती है, लेकिन एक जबरंग जब शादी होती है एक बच्ची की और वो आगे उसका बहुत बड़ा जीवन है और उसको समझ आ रही है ये बातें, लेकिन वो एक हेल्पलेस मदर होती है और उनको समझ में नहीं आता है किस तरह से वो आगे। ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ था जिसे आप बार बार अभी याद कर रही हैं या बताना चाह रही हैं? जैसे मैं स्कूल लाइफ था मेरा और मैं पढ़ाई कर रही थी उन दिनों। किसी को मुझसे प्यार हो गया बहुत ज्यादा और सभी को होता है पहला प्यार और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं पहला प्यार तो मैं क्या बोलूं उसको, मेरे लिए एक खेल ही था वो। मैं समझ भी रही थी और मैं डरती भी थी, पेरेंट्स को भी मैं कह भी रही थी, लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझ रहे थे। और इस तरह से जो उनके परिवार वाले मेरे पेरेंट्स के पास आए वो, लेकिन मेरे परिवार हमें एक नहीं होने दिया। वो अलग हो गए, मैं अलग हो गई। पेरेंट्स ने मेरी शादी करवा दी जबरदस्ती, जो मेरे पसंद के भी नहीं थे। ऐसी जगह शादी हो गई मेरी जहाँ पर मैं खुश नहीं थी। बहुत सारे ससुराल वालों की ताने, बच्ची सी थी मैं, एक 17 साल की बच्ची में क्या समझ होती है एक घर परिवार चलाने की, उसके अंदर कोई समझ नहीं होती है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि दाल कैसे तड़का लगाई जाती है। जब शादी करने से पहले ना बहुत सारी कमिटमेंट होती है उनकी बहुत सारी अच्छी बातें होती है कि नहीं आप आ जाओ हमारे परिवार में, हम संभाल लेंगे, हर चीज अच्छा होगा, बढ़िया होगा। जब हम उस घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ और ही सिनेरियो होती है, और ही कुछ कहानी होती है। वहां जाके वो सारी चीजें झेलना, एक बचपना मेरे अंदर था और उस चीज के मैं झेल नहीं पा रही थी। काकोली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की इस स्टेज पर आकर। ये इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, करेज चाहिए और इतनी ऑनेस्टली आपने शेयर की, बिकॉज इट कैन बेनिफिट सो मेनी पीपल। इतने लोग देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा भी कनेक्ट कर पाएंगे ना, सो इट विल हील देम। द हीलिंग स्टार्ट्स देन। So thank you so much for that, and we'll come back to you. But before that, we'll ask this question to our expert भारती नायक जी से। NLP ट्रेनर है, उन्होंने काफ़ी इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं और उसको अलग अलग तरीके से डील करने का तरीका बताया है, so that we can live joyfully। क्या किया जा सकता है लाइफ में? कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिसको हम यूज़ करके अपने जीवन में इन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर दें, ताकि बार बार हमें तकलीफ न दे, हमारे आगे की लाइफ में तकलीफ न दे। लेकिन आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं भारती नायक जी की अब तक की कहानी। हम सभी के पास सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, लक्ष्य हैं जो हासिल करना है,
और हम वास्तव में उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमारे रास्ते में आती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। भारती नायक जी अपने थॉट्स एवं नॉलेज शेयर करने के लिए प्रसिद्ध हैं कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं और मन इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप प्रोफेशनल्स एवं एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा दिलाते हैं और उनके पर्सनल और बिजनेस टारगेट्स को प्राप्त कराते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्री में एक एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। आप लाइफ कोच, एचआर कंसल्टिंग, कॉम्पिटेंसीज और फैसिलिटेशन में कुशल हैं। स्केड्यूलिंग से एक्टिविटीज को प्लान करना आपकी कला है, जिससे आप उपलब्ध समय में अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को प्राप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक कुशल कार्यक्रम तैयार करने में मदद करते हैं, जो उन्हें इंटीग्रेटेड लाइफ जीने में मदद करता है और जिससे वो परिवार और दोस्तों, व्यायाम और शौक के लिए पर्याप्त समय दे पाते हैं। इस तरह पर्सनल और करियर गोल्स दोनों को हासिल करने में आप उनकी मदद करते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जी। गुडी मूंखे वणंदे एंड आई हर्ड दिस कॉन्स्टेंटली इन माई ईयर्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ 2 व्हीलर पे बैठी हूँ पीछे, और ये आवाज़ मुझे आ रही है। और ये आवाज़ मैंने पहचानी मेरी दादी माँ की, जो आईसीयू में थी, और कुछ मिनट पहले ही मैं उनसे मिल के आई थी। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं। फिर से ये आवाज़ आई कि मुझे जाने दे, और मैं उनको कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, इतनी जल्दी आपको नहीं जाना है। और फिर वो हंस रही हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और मुझे फिर एक बार बोला, मुझे जाने दे। और बहुत पेनफुली आखिर मैंने उनको कहा, ठीक है मम्मा, मैं आपको जाने देती हूँ। और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। मैं घर गई और जैसे खाना बनाते हैं वो सब काम फिनिश किया, और शाम को करीब 7:30-8 बजे मुझे फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आप जल्दी से आ जाइए। मैं वहाँ पहुँची और दादी जा चुकी थी। वो जो शॉक मुझे लगा, और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या वो आवाज़, क्या वो कनेक्शन मेरा वाकई में दादी के साथ हुआ था उस टाइम पर? क्या वो मेरी परमिशन ले रही थी? क्या वो मुझे जाने को, मुझे छोड़ देने को कह रही थी? जब आप डिनायल स्टेज में होते हो तो आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और क्योंकि आपके अंदर वो एक इमोशन अटका हुआ है, आप किसी और काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। दिन निकल रहे हैं पर आपका इमोशन वहीं पे अटका है। या फिर इन अदर केसेस बहुत लोग बहुत एंग्री भी हो जाते होंगे। यस, आउटबर्स्ट यस, निकलता होगा। यस, डिनायल में आप गुस्सा हो जाते हो, आप बार्गेन करने लगते हो कि शायद मुझे एक दिन और मिलता, शायद मुझे कुछ मोमेंट्स और मिल जाते तो मैं ये बोलती, शायद ऐसा नहीं करके मैं वैसा करती तो शायद एटलीस्ट मैं उनको लास्ट में बोल सकती। सो हम हमेशा बार्गेन करते हैं। लाइक वो पास्ट में अटके रहते हैं हम। यस, वहीं वो पे। पास्ट में अटके रहते हैं, वो उस ग्रीफ से बाहर नहीं आते, और उस ग्रीफ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बट हाउ कैन वन मूव अहेड? Yes. कैसे निकले? दैट इज़ वेयर आप एक और, ये 3 स्टेज से जब आप निकलते हो तो आप 4th स्टेज पे जाते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आपको सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट किया दैट यस, दिस हैज़ हैपेंड, ये हुआ है, एंड शी इज़ नॉट विथ अस। जब वो एक्सेप्ट किया तो वो सारे इमोशंस जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, अच्छे इमोशंस, खुशी वाले, वो सारे पल याद आए,
और वो मोमेंट में मैंने जितना मैं रो सकती थी, जितना मैं वेंट आउट कर सकती थी, मैंने किया। जितना मैं उनके बारे में बात कर सकती थी, मैंने किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वो इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करें। आप उस मोमेंट से बाहर आते हो बिकॉज आप अभी अटके हुए हो। सो एक्सेप्टेंस हैपन्स, इट टेक्स टाइम। हर एक का एक अपना जर्नी होता है ग्रीफ का। ऐसा नहीं है कि मैं शायद 1-2 महीने में बाहर निकली तो बाकी सब लोग ऐसे आ सकते हैं। कितनों को 1 साल भी लगता है। सो हर एक का अपना एक यूनिक जर्नी होता है ग्रीफ का। राइट बट एक्सेप्टेंस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। राइट। आपने पीड़ा को पेड़ा में बदल दिया। और चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ता है, एक्सेप्ट करें और उसको लेट गो करें। तो जैसे आप तो ग्रोन अप थे, देखिए, तो हमें वो थोड़ी बहुत समझ भी होती है, हम अंदर समझ भी रहे होते हैं अपने आप को कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, मैं शायद बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रही हूँ इन चीज़ों में, मुझे निकलना है। बहुत बार कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो जाते हैं ऐसे, जिसका जो भुगतान है हमको बड़े होके भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर सुशीला जी आपसे पूछना चाहूँगी, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं ऐसे, जो हमें मालूम भी नहीं होते हैं, और आजकल तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी हो रहा है इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, तो ये कैसे पता करते हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है तो आप शेयर करना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले एक बार आपकी लाइफ की थोड़ी सी झलकियाँ देख लेते हैं। डॉक्टर सुशीला चौधरी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन है। आप MBBS, MD पीडियाट्रिक्स, MIAP, MIPHA, MIAAH क्वालिफाइड हैं। आप वैल्यूज इन हेल्थ केयर की ट्रेन्ड फैकल्टी हैं। साथ ही आप एक स्पिरिचुअल ट्रेनर एवं न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आपके पास 31 वर्षों का टोटल वर्क एक्सपीरियंस है। निरामया जीवन एवं आवाम की आवाज नाम की किताबों में आपके 50 से भी अधिक आर्टिकल्स छप चुके हैं, जिनमें आपने सोल एंड बॉडी, सक्सेस मंत्रा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, स्पिरिचुअलिटी एवं डिजीज इत्यादि पर बात की है। आपके कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसेमिक चिल्ड्रन अबव 8 years, a study of use of ancient methods in family planning. आप वुमेन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, SIT, HIV एड्स, सब्सटेंस अब्यूज इन एडोलेसेंस जैसे विषयों में रुचि रखती हैं। ऐसा है, जीवन में दुख हमें जो मिलता है वो कई प्रकार का होता है। कई बार हमारे लव्ड वन जो होते हैं उनके खोने का दुख होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जीवन में कोई क्रोनिक कंडीशन ऐसी होती है जिसे हमें फेस करते जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद अपने से डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जिसका भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं ग्रीफ। तो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी स्टोरीज। तो एक मेरे नोन है, वो उनकी जीवन, जैसे काकोली जी कह रहे थे, उनकी मतलब अर्ली एज में शादी हो गई और वो अच्छे संपन्न परिवार से थी। वे गई फैमिली में, और जो ससुराल था वो फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था। उनको इतना परेशानी हुई और जल्दी मैरिज हुई, बच्चे हो गए, फैमिली सेटअप हो गया, लेकिन उनको मतलब अपना लिवलीहुड के लिए भी मतलब लग रहा था कि मैं क्या करूं। तो उन्हें लगा कि मुझे बाहर निकलना होगा, कदम निकालूंगी। तो उन्होंने अर्निंग शुरू करी। अब चूंकि वो उनका रूरल बैकग्राउंड था और इसी तरह का जो फैमिली एनवायरनमेंट था, उसमें उन्होंने जो बिजनेस या कुछ शुरू किया, उसमें उनको दूसरे मेल जो पर्सन्स थे उनके में मतलब करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि वो ऐसे बुरे समय में घिर गई कि उन्हें ससुराल वालों की मदद की जरूरत थी, मानो कि पुलिस में चली गई वो। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब यहाँ तो हमें जो पैसा कमाया वो खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल ही उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे कुछ नहीं लगती। और वो जो जिनके साथ
वर्क करती थी, उस व्यक्ति ने उनको वापस वहाँ से बाहर निकाला उस परिस्थिति से और बाहर लेके आए। तो वहाँ उनको बहुत शौक लगा कि ये कैसा परिवार है मेरा, मतलब मुसीबत के लिए मैंने बाहर कदम रखा, जो इनसे नहीं हो पा रहा था मैंने फाइनेंशियली स्टेबल किया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने जीवन में सब कुछ कमाया। और जब मैं मुसीबत में पड़ी तो इन्होंने मेरे को कह दिया कि तू तो घर से बेदखल हो जा, तेरा तो चरित्र ठीक नहीं है, तू तो पराये से मुझे लगा कि मुझे थोड़ी आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने उन्होंने जैसा किया ना उनको प्रतिफल दिया। लगता है कि मैंने ये सही नहीं किया, ये गलत है, ये सही विधि नहीं है, और मुझे बहुत खालीपन लगता है अंदर से। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि सही क्या था, सही मुझे क्या करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। तो वहां पे एक क्वेश्चन वो छोड़ देती है मेरे लिए, उसको हम अभी क्लियर करते हैं। इसी के साथ एक स्टोरी है जिसमें एक मेरा जो है पेशेंट है, उसकी एक मैरिज होती है, उसमें उसका मतभेद है। 5-7 साल साथ में रहे, लेकिन इतने वैचारिक मतभेद थे कि उसने बहुत कोशिश की, उसको प्यार था उससे, उसने एडजस्टमेंट करने की, लेकिन उसने एडजस्टमेंट नहीं किया और दहेज केस करके और पूरा उससे वसूली करके वो छोड़ के चली गई। तो उसको बहुत शॉकिंग लगा कि ये मेरे जीवन में क्या हुआ। उसके बाद उसने सोचा कि चलो उसके लिए सब चीज़ हटाई, उसकी विधि डिस्कस की, वो मेरे पास आया। तो उसने बोला कि मैंने उसको दूर करने के लिए ग्रीफ को, कि उसकी याद ही ना आए मुझे, तो मेरे घर वालों ने मुझे मदद की कि मैंने सारा सामान जो उससे रिलेटेड था, जो भी याद दिलाता था, वो सब हटा दिया। तो उस समय मुझे याद नहीं आता था, लगता था कि हाँ मैं भूल गया, और दूसरे टॉपिक्स, कोई डांसिंग, कोई और, कोई अपना जॉब, पढ़ाई, उसमें ध्यान देते थे। उसके बाद जो है उसकी रीमैरिज करी तो किस्मत ने ऐसा खेल खेला, 1 साल के अंदर उनको स्पाइनल ट्यूमर हो गया। और वो उसको इतना अच्छे से उसको लगा कि अब मेरी जीवन बहुत सुख शांति से बीतेगी, और वो 1 साल के अंदर ही चल बसी, पूरा लकवा होकर के ऊपर से नीचे तक स्पाइनल ट्यूमर होता है तो पैरालिसिस पूरा हो गया। अब तो वो इतना टूट चुका था कि वो फिर मेरे पास आया कि मैं अब सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीवन जीने के लिए मुझे कुछ है ही नहीं, सिवाय मेरे को ये कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों। तो ऐसी स्थितियों में हमारे पास 2 बातें होती, एक तो ये कि हम एक्सेप्टेंस, जो कुछ हुआ जीवन में वो मेरे जीवन का हिस्सा है, इस बात को स्वीकार करेंगे। और दूसरा ये होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, जहाँ हमें आ जाता है कि हम एक लंबी यात्रा पे हैं, हम एक लंबी जर्नी जी रहे हैं, और उसमें कर्म फिलोसॉफी इन्वॉल्व करनी ही पड़ती है। वही एक आंसर है सेटिस्फैक्टरी इन बातों को, कि ये बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, कहीं बुरा लेने वाला है, कहीं देने वाला है, और इतना छोटा पीरियड के लिए हमारी कंपनी क्यों रही और क्यों छूट गई, वो सब चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलती। और वो बंदे ने बिल्कुल सुसाइड करने का डिसाइड करके आया था। उन्हें मैंने 2-3 सेशंस दिए स्पिरिचुअलिटी के, और तुम्हें उसे बताया कि भाई आप स्पिरिचुअल एनर्जी हो, आप सदा के लिए, और ये हमारे लेन देन ड्यूज हैं जो हमें पे करने ही पड़ेंगे, और ये जर्नी है, हमारी कंपनी इतने समय के लिए उसके साथ थी, इतने समय के लिए वो अपने ड्यूज देकर गई, ये लेकर गई। तो उसे एकदम से लगा, और जो मैंने जीवन में स्पिरिचुअलिटी के बारे में उससे एक्सपीरियंस करवाया, तो उसने कहा कि मैं तो अब मेरा आज दोबारा जन्म हुआ है, मुझे लगता है कि आप मेरी माँ हो, और मैं जो है अब मैं कभी सुसाइड की नहीं सोचूंगा, अब तो मैं जीऊंगा और अच्छे से जीऊंगा, और ये दूसरों को हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो इन बातों का एक ऐसा जरिया है
कि हमें जीवन में किसी भी ग्रीफ से बाहर निकलने में एक्सेप्टेंस भी देता है और उसको बियर करने की पावर भी देता है। डॉक्टर सुशीला जी, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया एक सॉल्यूशन कि हमें स्पिरिचुअलिटी का जब हम साथ लेते हैं तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। बट जब हम उस पीरियड से गुजर रहे होते हैं, उस ग्रीफ में होते हैं, वो पेन में होते हैं, तो हम एक ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं। हम ब्लेम कर रहे होते हैं और हम कुछ भी समझने के लिए भी रेडी नहीं होते। उनको आप कितना भी बोल दो कि ये तो कार्मिक अकाउंट था या ये तो होना ही था, आप उसको एक्सेप्ट करिए, तो ये इतना आसान नहीं होता है उस पीरियड से गुजरना। तो यहाँ पर मैं ऋतु बहन आपसे पूछना चाहूंगी कि वो पीरियड को हम कैसे टैकल करें। ये जो ग्रीफ का पीरियड है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के जीवन में, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते ही हैं। लेकिन जैसे स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो एक हमें बहुत नॉलेज कहते हैं पावर है। वो पावर इसीलिए है क्योंकि जब हमें राइट नॉलेज होती है हर बात की, लाइफ के जो भी सिचुएशंस है उसमें हम राइट नॉलेज को यूज करते हैं तो हम उन सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डिस्कशन, जो भी सिचुएशंस हमने अब तक देखी, उसमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग एंड आई एम अ लॉन्ग ह्यूमन जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे जाना है कश्मीर फॉर एग्जाम्पल, तो पहले सपोज मैंने लिया है मुंबई से दिल्ली, मैंने फ्लाइट ली है और उस फ्लाइट में आई एम अ पैसेंजर, आई हैव सम को पैसेंजर्स, और फिर उसके बाद दिल्ली से लेट्स से इफ आई एम ट्रैवलिंग बाय रोड, तो उस जर्नी में भी आई विल हैव सम मोर को पैसेंजर्स। नाउ व्हाट आई डू इन दैट जर्नी इज, मेरे साथ वाले जो भी को पैसेंजर्स है वो भी अपनी आगे की जर्नी पर होंगे, सो व्हाट आई डू टू देम इज I wish them bon voyage. I wish them well in their journey. Right? So spirituality हमें ये knowledge देता है that we are all on our journey, long human journey, and we have these destinations. हमारी ये destinations है जहाँ पे हमारे co-passengers will move on basis our karmic account, whatever accounts we have. So in that journey, more that awareness that we are beings on the journey, easier it is for us to let go people who've moved on, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हो या वो पर्सन लूजिंग योर लव्ड वंस, जो जिसे हम डेथ कहते हैं, पीपल हूव मूव्ड ऑन इन देयर जर्नी, या हमारे अभी के लाइफ में वो शायद होंगे लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशंस में दैट पीरियड ऑफ ग्रीफ कैन बी रिड्यूस्ड विद दिस वन पॉइंट ऑफ नॉलेज which says we are all beings. बट जैसे आपने कहा, उस ग्रीफ के टाइम में सडनली दैट अवेयरनेस विल नॉट कम। ट्रू, इट्स अ प्रैक्टिस दैट वी नीड टू इम्बाइब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे हम ये अवेयरनेस में है। जैसे डेथ की भी जब हम बात करते हैं, है ना, डेथ में होता ये है दैट द सोल लीव्स द बॉडी। नाउ जैसे ये सोल लीव्स द बॉडी, व्हाट हैपेंस इज इट इज एक्चुअली बियॉन्ड द फिजिकल डायमेंशन, right? The soul has left the body, it is beyond the physical dimension. In fact, at that moment, what that soul needs is the right energy. कोई कहीं जाते हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो हम उन्हें हमेशा ही, सदा ही हम उन्हें we wish them well basically. लेकिन जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो हम बहुत ज्यादा पेन वाली एनर्जी उनके लिए क्रिएट कर देते हैं, जबकि हमें तो उस लाइट की तरह उनके आगे की जर्नी में we have to wish them well, ताकि वो, लेकिन उसके लिए जरूरी है दैट हमारा ये जो पूरा साइकिल है ऑफ शॉक, डिनायल, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस, ये जो कर्व है उसे हम जल्दी क्रॉस कर पाए। और वो करने का तरीका है अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ पे मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैंने उस चीज़ को कैसे फेस किया, बिकॉज मेरा यूजुअली नेचर कैसा है कि कोई चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं अपने आप को शेल में बंद कर लेती हूँ, आई डोंट डिस्कस इट विद अदर पीपल। तो मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था कि कुछ लव्ड वन जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई, जब उन्हें मुझे मेरा साथ देना था, दे वर नॉट देयर। तो वो कंप्लेंट्स थी, वो अंदर वो हर्ट थी मैं बहुत ज़्यादा। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैं लिखती थी बहुत, वो लिखती थी जो भी कंप्लेंट्स है सब लिख के, देन मैं आई सरेंडर इट टू गॉड, फिर धीरे धीरे लिखते लिखते क्या हुआ ना, मुझे ऑटोमेटिक एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ठीक है वो उन्होंने किया, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी तो की ना। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग सम गुड थिंग्स अबाउट देम। तो वहां से धीरे धीरे मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगी। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम।
जिनके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद देम नॉर्मली कि राइट ठीक है, इट right. वाज देयर पार्ट एंड So that's basically a healing process. जो Yeah. आप बता रहे हैं, that's basically a healing process, the work that you've done with yourself, राइट है ना? और ये हम सभी को करना है. हम सबकी सिचुएशंस अलग है, तो हो सकता है हमारी जो टेक्निक हो वो अलग हो, लेकिन वो हीलिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है कि हम हीलिंग की तरफ नहीं तो क्या होता है हम कंटिन्यूअसली द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इज ये पेन कब तक. साथ में हम देखते हैं लोगों के व्यूज के बारे में, ग्रीफ के ऊपर उनके व्यूज क्या हैं, उनके जो दर्द के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं. काफिल जी, आपने सब कुछ सुना, सबकी पर्सनल स्टोरी और अलग अलग टेक्निक डॉक्टर साहब ने शेयर किया, भारती जी ने शेयर किया. क्या आपको लगता है आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? मैम ने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, उन्होंने
जैसे सुइसाइड करने का एक जो सोच इंसान में आ जाता है जब वो उस पेन में होता है। यस, मैं एक टीवी शो देख रही थी एक दिन, और रियलिटी शो था वो डीडी भारती के अंदर, और उसमें एक नंबर आया, फोन नंबर, उससे मैंने स्विच किया और मैंने कॉल किया, और मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जो मैं इस प्लेटफॉर्म तक मेरे बच्ची को लाऊं या आगे बढ़ूं। तब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। आज मेरे वो गॉडफादर मदर हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं कोऑर्डिनेटर बनी, कोऑर्डिनेटर से इवेंट ऑर्गेनाइजर बनी। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 सीजन 2 का मैं हरियाणा में साइलेंट ऑडिशन का ऑर्गेनाइज भी किया मैंने। तो जैसे रास्ता सा खुलता चला गया। मैंने टीचिंग जॉब की और मैंने अपने ससुराल वालों को दिखा दिया कि मैं कर सकती हूँ, और पिछले 18-20 साल से मैं जॉब पे हूँ। जो हीलिंग हम बात करते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो, हमने किसी अपने को खोया हो या अभी भी हो, लेकिन कोई ना कोई रिश्तों में ऐसी गांठें बन गई हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझना कि जब हम हीलिंग करते हैं तो ये हम उनके लिए नहीं करते कि वो उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम हीलिंग करते हैं अपने लिए, ताकि हम अपने जीवन में खुश रह सके। और वो हीलिंग करने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जो हम अभी चाहेंगे हमारे दर्शक भी हमारे साथ करें, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस से जो भी दर्द वो अपने अंदर रखे हुए हैं, जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं, उसे भी वो ओवरकम कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आज ये शो सुन रहे हैं वो बहुत रिलैक्स होकर सिर्फ 2 मिनट अपने लिए समय निकालें और देखें अपने मन की स्टेज को। मन के आगे एक स्टेज है जहाँ पे उन्हें देखें जिनके लिए हमने कोई ना कोई ऐसी बात, कोई हर्ट या कोई इंसान जो हमारी जीवन से जा चुके हैं, उनके लिए कुछ हर्ट हमने क्रिएट करके रखा है। उन्हें देखें और देखें उस स्टेज पर एक स्पॉटलाइट है। वो स्पॉटलाइट बिल्कुल उनकी तरफ आ रही है। हो सकता है जब आप ये करें तो आपको एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दर्द तो है अंदर, लेकिन आप फिर भी देखें और अपने अंदर एक कंफर्ट की फीलिंग को डेवलप करें। अपने से कहें आई एम ओके। उनकी प्रेजेंस से आई एम कंफर्टेबल, और धीरे से उनकी आंखों में देखकर कहें दैट आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। अगर कोई दर्द है तो बहुत प्यार से उन्हें देखें और कहें आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। यदि वो अपनी आगे की जर्नी पे मूव ऑन हो चुके हैं तो हम उन्हें कहें कि आई लेट यू गो, आई सेट यू फ्री। आप अपनी आगे की जीवन बहुत सुंदर रीति से बिताएं। देखें कि वो अपने जीवन में बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, और उनकी खुशी से आप भी कंफर्टेबल हैं। जब हम ये करते हैं कि जब हम उन्हें खुश देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो हीलिंग होती है, क्योंकि जब तक हम हील्ड नहीं हैं, जब तक हमने दर्द को पकड़े रखा है, तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। जैसे भारती जी ने कहा कि मैंने दादी से कहा कि भले आप जाइए, ये इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुली अपने मन को समझाया। उसके बाद भले थोड़ा सा शॉक आया भी, लेकिन हम उन्हें जाने की परमिशन दे। आई सेट यू फ्री, इट्स ओके। दैट्स द वे टू हील आवर इमोशनल ट्रॉमास एंड जो हर्ट जो है या जो लोनलीनेस है, किसी के जाने से खालीपन जो हो जाता है, जब हम उनके लिए खुशी क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुशी हमारे अंदर भी बढ़ती है। 21 डेज आपको ये टेक्निक जो है, जो रितु जी ने भी बताई, और माफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप माफ करते हो तो आप खुद फील करेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिलता है अंदर। और माफ करने के बाद जब आप उन्हें वो लव वाली वाइब्स भेजते हैं तो आप खुद ही अपने आप समझने लगते हो कि ये मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। तो अपने आप चीज़ें हील हो जाती हैं और आपको रास्ता भी दिखने लगता है। क्यों राज? एब्सोल्युटली ट्रू। हम तो आशा करते हैं कि किसी के पास कोई ग्रीफ ना हो, बट सच्चाई ये है कि हो जाती है। एंड सो आई रियली होप and pray that they find the best technique to deal with it
स्पिरिचुअलिटी को समझें, अपने जीवन में अपनाएं, और जैसे सत्ताम ने कहा, रेगुलर रिमाइंडर्स एंड रेगुलर डिसिप्लिन वे में अगर हम करेंगे तो हमारा विजडम भी ऐसा होगा कि ग्रीफ की सिचुएशंस आएगी ही नहीं। राइट। और इसी होप और इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार। कहनी तुमसे बात मुझे एक पास आते यूं तुमको देख, अपने जैसा सुनहरा रंग दो मुझको भी मेरे रंग रेस। 4 कदम का कारवा है, मंजिल नई नई दास्तां है, पास में मेरे बोल जरा तो मुझको भी मेरे रंग रेस। ओ साहिब तेरा मैं सीखी लगा, ओ दादा मुझसे मुझको मिला, मेरा दिल ढूंढता था ये तू जानता है, वो कौन सी खुशी थी मुझे तुमसे मिली थी। कहनी तुमसे बात मुझे इस पास आते यूं तुमको देख, अपने जैसा सुनहरा रंग दो मुझको भी मेरे रंग। यकीन होता है अब ये किस्मत पे नहीं है जोर मेरा, ये कुदरत पे। खुदाया ओ खुदाया पुकार दिल ये, सच है तेरी वो बात कहीं जो तूने, जैसे कोई आँखों में बस जाए उसे भूला ना, कम से कम उस ज़माने में आसा नहीं होता है। तेरे बिना रह पाना आसान है, पर जीना मेरा आसान नहीं। तुम्हें सौगंध है कि तुम आओगे, कि तुम बिन सांस लेने का मतलब नहीं पता है। मुझे लगता है कि मैं तेरा हूँ, कि तुम बिन जीने का मतलब नहीं पता है। कभी नहीं कहता तुझे कि रब ने सहारा तुझे, मैं आवाज़ घर विच तेरे गल सुनाने लिए। कहनी तुमसे बात मुझे एक पास आते यूं तुमको देख, अपने जैसा सुनहरा रंग दो मुझको भी मेरे रंग रेस।